खुश आमदीद। इमरानियात यानी सोशियोलॉजी के बुनियादी तसव्वुरात पर इस गुफ्तगू में खुश आमदीद। यहाँ हम उन तमाम कलीदी नज़रियात का जायज़ा लेंगे जो इम्तिहानात की तैयारी के लिए बहुत अहम हैं। तो आइए इस इल्मी सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमारा ये सफ़र 6 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि सोशियोलॉजिकल लेंस या इमरानियाती नुक्ता नज़र क्या है। फिर हम मुआशरे की बुनियादी इकाइयों और सकाफ़त के खाके को समझेंगे। इसके बाद हम उसूल सीखने यानी सोशलाइजेशन और फिर उसूल तोड़ने यानी डिविएंस के अमल पर बात करेंगे। और आखिर में मुआशरे की तहों यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जायज़ा लेंगे। तो चलिए पहले मौजू में गहराई में जाते हैं। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उमरानियात है क्या और ये माशरे को परखने के लिए कौन से बुनियादी औजार इस्तेमाल करती है। ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर हमें मुआशरे को साइंसी अंदाज में पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। बात दरअसल ये है कि 19वीं सदी में जब सनती इनकलाब आया तो मुआशरे में बहुत बड़ी तब्दीलियां रुनुमा हुईं। ऑगस्ट कॉम्ट जैसे इब्तदाई माहिरीन उमरानियात इन तब्दीलियों के पीछे छुपे उसूलों को साइंसी बुनियादों पर समझना चाहते थे। तो सोशियोलॉजी की बुनियादी तारीफ यही है कि ये इंसानी समाजी ज़िंदगी का एक मुनज़्ज़म और साइंसी मुतालिया है। पीटर बर्जर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि सोशियोलॉजी ख़ास में आम को देखना है, यानी ये समझना कि किस तरह मुआशरे की बड़ी बड़ी क़ुव्वतें एक फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी और उसके फ़ैसलों पर असरअंदाज होती हैं। अच्छा, अब माहिरीन उमरानियात मुआशरे को समझने के लिए 3 बड़े नज़रियाती हाके या पैराडाइम्स इस्तेमाल करते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो मुआशरे को एक जिस्म की तरह देखता है। जैसे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा मिलकर उसे ज़िंदा रखते हैं, वैसे ही मुआशरे के मुख्तलिफ इदारे जैसे ख़ानदान, तालीम, मईशत मिलकर मुआशरे को मुस्तहकम रखते हैं। दूसरा नज़रिया सोशल कॉन्फ्लिक्ट, मुआशरे को एक मुकाबले के मैदान के तौर पर देखता है, जहाँ मुख्तलिफ गिरोह जैसे अमीर और गरीब वसाइल और ताकत के लिए मुसलसल कशमकश में रहते हैं। और तीसरा सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म, इन बड़े बड़े ढांचों के बजाय हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारी आपसी बातचीत पर तवज्जो देता है कि हम किस तरह एक दूसरे से मिलकर अपनी दुनिया की हकीकत को तख्लीक करते हैं। याद रखिए, उमरानियात सिर्फ ख़यालात और फ़लसफ़े का नाम नहीं, बल्कि ये एक बाकायदा साइंस है। ये उन्हीं साइंसी मराहिल पर काम करती है जो किसी भी साइंस में होते हैं, यानी पहले किसी मसले की निशानदेही करना, फिर उसके बारे में एक मफरूज़ा यानी हाइपोथेसिस बनाना, फिर डेटा इकट्ठा करना, उसका तज्ज़िया करना और आखिर में नताइज पेश करना। ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म अमल है। अब जबकि हमने ये समझ लिया है कि उमरानियात दुनिया को किस नज़र से देखती है, तो आइए अब ये देखते हैं कि माशरा किन बुनियादी इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनता है। मुआशरे में हर फर्द की कोई ना कोई हैसियत या स्टेटस होता है। ये 2 तरह का होता है। एक है अस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी वो हैसियत जो हमें पैदाइशी तौर पर या बगैर किसी कोशिश के मिल जाती है, जैसे किसी का बेटा या बेटी होना। दूसरी तरफ अचीव्ड स्टेटस वो हैसियत है जिसे हम अपनी मेहनत, काबिलियत और कोशिश से हासिल करते हैं, जैसे एक तालिब इल्म बनना, डॉक्टर बनना या शरीके हयात बनना। इसी तरह हमारे समाजी ताल्लुकात भी 2 तरह के ग्रोहों में बटे हुए हैं। प्राइमरी ग्रुप्स वो हैं जिनसे हमारा बहुत गहरा ज़ाती और जज्बाती ताल्लुक होता है, जैसे हमारा ख़ानदान और हमारे करीबी दोस्त। इसके बरक्स सेकेंडरी ग्रुप्स बड़े और गैर ज़ाती होते हैं। ये किसी ख़ास मकसद के लिए बनते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की एक क्लास या दफ्तर के साथी। यहाँ ताल्लुकात मकसद के हुसूल तक महदूद होते हैं। चलें अब सकाफ़त या कल्चर की बात करते हैं। सकाफ़त को समझने का सबसे आसान तरीक़ा ये है कि उसे मुआशरे का सॉफ्टवेयर समझ लिया जाए। ये उन तमाम उसूलों, अक़ायद और रहन सहन के तरीक़ों का मजमुआ है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता है और हमारी ज़िंदगियों की रहनुमाई करता है। सकाफ़त के कई अहम अज्जा हैं। सिंबल्स यानी अलामात, हर वो चीज़ जिसका कोई ख़ास मतलब हो, जैसे हमारा झंडा। लैंग्वेज यानी ज़बान, जो राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया है। वैल्यूज़ यानी इक़दार, जो हमें बताती हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। बिलीव्स यानी अक़ायद, वो बातें जिन्हें हम सच मानते हैं। और आखिर में नॉर्म्स यानी वो उसूल और तवक्कुआत जो हमारे रवैये को कंट्रोल करते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सकाफ़त का पूरा खाका है, इसे हम सीखते कैसे हैं? बस यहीं से सोशलाइजेशन या समाजी तश्कील का अमल शुरू होता है। ये वो तरीका है जिसके ज़रिए एक नौमौलूद बच्चा माशरे का एक कारआमद रुकन बनता है। समाजी तश्कील एक ऐसा अमल है जो ज़िंदगी भर जारी रहता है। ये पैदाइश से शुरू होता है और मौत तक चलता है। इसी अमल के ज़रिए हम एक हयातीती वजूद से एक समाजी इंसान बनते हैं
जो अपने معاشرے کے اصول و ضوابط سے واقف ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہماری شخصیت یا سیلف کیسے بنتی ہے، اس پر 3 بڑے مفکرین نے بہت دلچسپ نظریات پیش کیے ہیں۔ فرائڈ کے مطابق ہماری شخصیت 3 حصوں ایڈ، ایگو اور سپر ایگو کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کا نتیجہ ہے۔ جی ایچ میٹ کا خیال تھا کہ ہماری ذات سماجی تجربات سے بنتی ہے جب ہم دوسروں کے کردار کو اپنا کر خود کو ان کی نظر سے دیکھنا سیکھتے ہیں، جبکہ سی ایچ کوہلی نے لکنگ گلاس سیلف کا نظریہ دیا، جس کا مطلب ہے کہ ہم خود کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں کہ دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں، یعنی دوسرے ہمارے لیے ایک آئینے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہمیں سکھاتا کون ہے؟ اس کے بہت سے ذرائع یا ایجنٹس آف سوشلائزیشن ہیں۔ ان میں سب سے اہم ہمارا خاندان ہے، پھر اسکول، ہمارے دوست احباب یعنی پیئر گروپس، ماس میڈیا جیسے ٹی وی اور انٹرنیٹ، اور یقیناً مذہب بھی اس میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک ہم نے بات کی کہ اصول کیسے سیکھے اور اپنائے جاتے ہیں، لیکن تب کیا ہوتا ہے جب یہ اصول توڑے جاتے ہیں؟ یا ہم ڈیوینس یعنی انحراف اور سوشل کنٹرول یعنی سماجی ضبط کے تصورات کو سمجھیں گے۔ عمرانیات میں ڈیوینس یا انحراف کا مطلب صرف جرم کرنا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایسا کام جو معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں یا نارمز کے خلاف ہو وہ انحراف کہلاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی عمل خود میں منحرف نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کا رد عمل اسے منحرف بناتا ہے۔ اس حوالے سے رابرٹ مرٹن نے ایک بہت ہی زبردست نظریہ پیش کیا جسے سٹرین تھیوری کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب معاشرے کے طے شدہ اہداف جیسے کہ امیر بننا اور ان کو حاصل کرنے کے جائز ذرائع جیسے محنت کرنا کے درمیان ایک تناؤ پیدا ہو جائے تو لوگ مختلف راستے اپناتے ہیں۔ کچھ لوگ کنفارمٹی کا راستہ اپناتے ہیں، یعنی اہداف اور ذرائع دونوں کو قبول کرتے ہیں۔ کچھ انوویشن کرتے ہیں، یعنی مقصد تو حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر غلط طریقوں سے۔ کچھ ریچولزم کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی مقصد کو بھول کر صرف اصولوں سے چمٹے رہتے ہیں، اور کچھ ریٹریٹزم کا راستہ اپناتے ہیں، یعنی اہداف اور ذرائع دونوں ہی کو مسترد کر دیتے ہیں۔ لیبلنگ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ جب معاشرہ کسی شخص پر منحرف یا ڈیوینٹ کا ٹھپا لگا دیتا ہے تو یہ لیبل اس کی شناخت کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ شخص لاشعوری طور پر ویسے ہی کام کرنے لگتا ہے جیسا اس سے توقع کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک خود تکمیل پیشین گوئی کی طرح کام کرتا ہے۔ اب ہم اپنے سفر کے آخری لیکن بہت اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں ہم معاشرے کی مجموعی ساخت اور اس میں موجود عدم مساوات کے نظام پر ایک نظر ڈالیں گے۔ سماجی طبقاتی تقسیم یا سوشل اسٹریٹیفیکیشن کا سیدھا سا مطلب ہے کہ معاشرے میں وسائل، عزت اور طاقت کی تقسیم برابر نہیں ہے۔ معاشرہ مختلف تہوں یا طبقات میں بٹا ہوا ہے، جیسے کیک کی تہیں ہوتی ہیں، اور آپ کس تہ میں ہیں یہ آپ کی زندگی کے مواقع پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو ہم نے عمرانیات کے بنیادی تصورات کا ایک خاکہ دیکھ لیا۔ یہ ہمیں اپنے ارد گرد کی سماجی دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک نیا لینز، ایک نیا نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ ان تصورات کو سمجھنے کے بعد اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس لینز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو دیکھیں گے تو ہمیں کیا کچھ نظر آئے گا؟